all about energy. So let us know something about energy. So ATP is the energy currency for most cellular processes. एक्चुअली ATP क्या है? ये एनर्जी का करेंसी है। जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो ATP की फॉर्म में रिलीज होती है। The energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecules from ADP and inorganic phosphate. अब ADP एक्चुअली क्या है कि एडिनो डाइफॉस्फेट एंड ATP होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ATP के फॉर्म में जैसे ही एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ADP के अंदर से और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे ADP प्लस P यानी कि दो फॉस्फेट तो थे, उसके साथ एक और फॉस्फोरस जुड़ गया, तो वो आपको क्या देगा? ATP यानी कि ATP प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस ATP टू ड्राइव द रिएक्शंस। अब ये जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है सेल के अंदर, वो क्या करेगी? इस ATP को यूज करेगी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को। क्यों? क्योंकि रिएक्शंस करवाने के लिए। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole is released. तो जब भी एक फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज होता है, ATP is broken using water, जब भी ATP का ब्रेक डाउन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जो एक फॉस्फोरस यहाँ से टूटेगा जो लिंक है ATP के साथ, तो कितनी एनर्जी रिलीज करता है? 30.5 किलो जूल पर मोल। एक मोल में कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 30.5 किलो जूल जितनी। थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. Similarly, ATP can be used in the cell for contractions of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulses, and many other activities. सो यू हैव टू थिंक कि हम जो डिफरेंट चीजें यूज करते हैं जिसके अंदर बैटरी आती है, एनर्जी यूज करते हैं, सो मैकेनिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जीज, टाइडल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, तो ये बहुत सारी एनर्जी जो है, उसी तरह एटीपी भी क्या है? सेल की एक एनर्जी है, जिसकी वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, प्रोटीन बनता है, नर्वस इम्पल्सेस होते हैं, और बॉडी के अंदर जो भी सारी सिस्टम चल रही है, ये किसकी वजह से हमारी चलती है? एटीपी की वजह से। ठीक है, तो एटीपी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे कि इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। एनर्जी क्या है? हमारी एटीपी के फॉर्म में है यहाँ पे। ठीक है, सो since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. अब एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है एक्चुअली कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस लगती है, तो इसी वजह से एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन को लेना पड़ता है। सो वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू द स्टोमाटा। हमने देखा है कि प्लांट्स क्या करते हैं? स्टोमाटा के थ्रू क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। एंड द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस ensure that all cells are in contact with air। और जो सेल इंटरसेल्युलर स्पेस है वो क्या करेगी कि ये एंश्योर करेगी, ये चीज ध्यान में रखेगी कि ज्यादा से ज्यादा मतलब सारे के सारे सेल्स एयर के साथ कांटेक्ट में हो। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन हियर। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होते हैं यहाँ पे? डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सचेंज होते हैं। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। वो क्या करते हैं? सेल के अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, वहां से निकल भी सकते हैं, वहां से कुछ भी इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, so the direction of the diffusion depends upon the environmental conditions and the requirements of the plant। तो ये जो डायरेक्शन होती है डिफ्यूजन की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर और प्लांट्स की कैसी रिक्वायरमेंट है। कुछ प्लांट्स को ज्यादा पानी चाहिए होता है, कुछ प्लांट्स को कम पानी चाहिए होता है, तो वो डिपेंड करता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है प्लस एज वेल एज वहाँ पे प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, आपको पता है कि रात के टाइम पे जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती, सो CO2 एक्चुअली ये CO2 है, ठीक है, यहाँ पे CO2 रह गया है यहाँ पे लिखना। तो CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन
बाहर रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। लेकिन रात को जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर सबसे ज्यादा आता है। So during the day, CO2 generated during respiration is used up for photosynthesis, hence there is no CO2 release. तो डे टाइम पे जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो वो CO2 कहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज हो जाता है, और उसी वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 का यूज हो जाना होता है, इसीलिए वो रिलीज नहीं होता बाहर, बिल्कुल भी वो रिलीज नहीं होता। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज मेजर इवेंट एट दिस टाइम, तो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, लेकिन क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। So animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of carbon dioxide produced. हमारी तरह बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolve in water. तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी कि जो मतलब क्या बोलते हैं, भूचर, जो जमीन पे रहते हैं, ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं, एटमोसफियर में से ऑक्सीजन लेते हैं। बट जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं, डिजोल्व, पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको लेते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी है ये, आपको देखनी है सिर्फ। ठीक है, तो ऑब्जर्व द फिश इन एन एक्वेरियम, एक्वेरियम के अंदर जो मछली घर होता है उसके अंदर आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है फिश को। दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड द गिल्स or the operculum which covers the gill slits behind their eyes also open and close. तो क्या करना है, आपको फिश को ऑब्जर्व करना है, और आपको पता होगा कि फिश क्या करती है, अपना माउथ ओपन एंड क्लोज करती है। ठीक है, आर द टाइमिंग्स ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल स्लिट्स कोऑर्डिनेटेड इन द सम मैनर, कि ये जो गिल्स और आईज, माउथ का जो ओपनिंग होता है वो क्या कुछ कोऑर्डिनेशन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दोनों एक ही जैसे होते हैं, एक ही फॉर्म में होते हैं। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोजेस इट्स माउथ इन अ मिनट। आपको क्या करना है, कितनी टाइम वो फिश अपना माउथ ओपन करती है और क्लोज करती है, ये काउंट करना है। ठीक है, दिस इज योर टास्क। आप उसको गूगल पे फाइंड करो, या आपके आसपास में एक्वेरियम हो, देखा हो, कभी कभार सुना हो, तो वो भी आप देख लो। तो अभी बाहर नहीं जाना है फिलहाल, लेकिन आप गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा कि कितने टाइम ये अपने फिश अपना माउथ ओपन और क्लोज करती है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाला। कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन अ मिनट। अब आपको क्या करना है, इसको आप कितनी बार ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हो इसके साथ कंपैरिजन करना है। ठीक है, so since the amount of the dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in an aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism. अब टेरेस्ट्रियल, हम भी क्या है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे ये कि हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, हमारे आसपास के सराउंडिंग में से लेते हैं, एटमॉस्फेयर में से लेते हैं। तो हमारे पास जितना ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल है एयर के अंदर, उतना अंदर पानी के अंदर नहीं होता, उतना पानी के अंदर नहीं होता, वो लो होता है। तो fishes take in water through their mouths and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. फिश क्या करती है, अपने माउथ से पानी को अंदर लेती है, उसको अंदर पास करती है, और जो गिल्स होते हैं, गिल्स के ऊपर, गिल्स जो होते हैं उनके ऊपर, वो गिल्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती है, तो वो डिजोल्व ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाएंगे। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको यूज करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन द डिफरेंट एनिमल्स। अब ये जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग ऑर्गन ऑर्गन एनिमल्स के लिए अलग अलग ऑर्गन्स यूज करते हैं। जैसे कि हम हैं, हम क्या यूज करते हैं, हम नाक से सांस लेते हैं, और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि सांप वगैरह है, कोई स्किन से ब्रीथ करता है, कोई लंग से ब्रीथ करता है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है।
So all these organs have a structure that increase the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. सारे जो कोई भी एनिमल ले लो, उनके जो भी ऑर्गन होंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काम करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए काम करते हैं, तो उनका सरफेस एरिया कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिच एयर आप क्या कर सको, इनहेल कर सको। ठीक है, सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट। आपको पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक ही पाथ से आते हैं और जाते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग है। ऐसा है कि एक नाक से कार्बन डाइऑक्साइड आया और दूसरे से ऑक्सीजन लिया, ऐसा होता है? नहीं होता है। एक ही पाथ है इनके लिए कि आपके बॉडी के अंदर अलग अलग लगाई गई है कि एक जो है वो ऑक्सीजन ले जाएंगी, ऑक्सीजन वाली एयर ले जाएगी, दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड वाली बाहर निकालेगी। नो, एक ही पाथ है, इसी वजह से ये जो पाथ है, ये जो सरफेस है उसकी, वो कैसी होती है, फाइन एंड डेलिकेट, बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, डेलिकेट यानी कि नाजुक टाइप होती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। तो इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पैसेज होता है एयर का। ठीक है, इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। क्या होता है कि पूरा एक मैकेनिज्म होता है कि ऑक्सीजन को कैसे इनहेल करना है, ऑक्सीजन रिच एयर को, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को कैसे आउट करना है, एक्सहेल करना है। ठीक है, तो ये पूरा एक सिस्टम होता है, तो हम पूरा इस सिस्टम के बारे में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये वाला, ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है।